वंस अपॉन अ टाइम मुंबई के फुटपाथ पर एक लड़का था। आवारापन उसके मिजाज का हिस्सा था। फिल्मों की जन्नत तक पहुंचने के लिए इस कलयुग में उसने गैंगस्टर्स का साथ लिया, कई राज अपने सीने में छिपाए। एक वक्त आया जब फैंस की कतार उसके साथ सेल्फी लेने के लिए तैयार होने लगी। 21 साल बाद भी आज फिल्म इंडस्ट्री उसको कहती है तुम सा नहीं देखा। इमरान, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर दैट। शो वर्ड जो आपकी ये दुनिया जो है ये नई नहीं है, लेकिन इसकी तस्वीर अब आप जब शो टाइम में दिखा रहे हैं जी। शो टाइम जब आपको ऑफर हुई, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी तो लगा नहीं कि इसमें से बहुत कुछ जीत लिया है आपने? पहली चीज़ जो मुझे लगी, क्योंकि मुझे रघु खन्ना का कैरेक्टर के लिए अप्रोच लेकर रहे हैं और ये प्रोड्यूसर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इतना मुझे जो कहते हैं ना वो टर्म मेटा लगा, क्योंकि मेरे करियर में शुरुआती तौर में ही एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने इतनी सारे बातें देखी थी प्रोड्यूसर की कैबिन में मुकेश जी के साथ। एक दुनिया वो है जो मीडिया आपको प्रोजेक्ट करती है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब सही है, सब सही है। लेकिन अगर आप असली जानना चाहते हैं कि डायनामिक्स क्या होती हैं, रिलेशनशिप्स क्या हमारी इंडस्ट्री की, तो आपको प्रोड्यूसर के ऑफिस में रहना चाहिए, समझना चाहिए कि वहाँ क्या बातें होती हैं, एक्टर्स के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है। एक हाल आप दिखाते हैं मीडिया के जरिए ऑडियंस को कि सब बढ़िया हो रहा है, सब चंगा सी। तो वो एक चीज़ बहुत कनेक्ट की। ये इंडस्ट्री की जब आपने परते कुरेदनी आप लोगों ने शुरू की शो टाइम में, इंडस्ट्री के लोगों ने देखा, आए रिएक्शंस आए कि नहीं? वो तो खामोश रहेंगे, वो तो थोड़ी आपको रिएक्शन देंगे। नहीं, तारीफें बहुत मिली शो के लिए, और जो टोनैलिटी है, एंटरटेनमेंट क्वोशंट जो शो का है, और जिस तरह हमने बहुत एक टैक्टफुली मजाकिया अंदाज में इतनी सारी चीज़ों को हमने टैकल किया है, इंडस्ट्री के इतनी सारी एनेक्डोट्स को बटोर के इस शो में डाला है। बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं। फ्राइडे किस तरह लोगों के स्टॉक्स यहाँ बदलते हैं, और रिलेशनशिप्स में कहते हैं ना, यहाँ पे कोई परमानेंट चीज़ होती नहीं है। रिलेशनशिप्स परमानेंट ना यहाँ पे दुश्मनी परमानेंट होती है, ना दोस्ती परमानेंट होती है। तो वो सारी चीज़ों का एक आई थिंक वो एक लोगों ने उस पर रिएक्ट किया है। पहला सीन शो टाइम का, जब रिव्यू के लिए आईफोन दिया जाता है और चमकते हुए स्टार्स के लिए, एक एवरेज फिल्म के लिए, कि ये होता है जब एवरेज फिल्म के लिए बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जैसे चमकते हुए स्टार्स 4 स्टार 5 स्टार्स के लिए ये करते हैं। देखिए, मैं तो फर्स्टली प्रोड्यूसर नहीं हूँ, तो मुझे इसकी डिटेल्स पता नहीं, लेकिन पता है कि होता है। 2012 तक आई थिंक एक ऐसा माहौल था जहाँ पे आप भी जानते हैं कि सेलेक्ट मीडिया आउटलेट्स हुआ करती थी, और हम एक्चुअली एज आर्टिस्ट वेट करते थे फ्राइडे जब फिल्म रिलीज हो, वो न्यूज़पेपर जब आता था या आपके चैनल पे अगर एक रिव्यूअर आता था तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी थी। एग्जैक्टली। कि वो वेटिंग कि अच्छा ये 3 स्टार होंगे, तो उन 3 स्टार के मायने थे। आज क्या हो गया है कि पहले तो कुछ 100 पोर्टल आ गए हैं सोशल मीडिया पे, और आप परचेज कर सकते हैं, ईजिली परचेज कर सकते हैं, ओपिनियंस परचेज कर सकते हैं। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ पे क्रेडिबिलिटी का इशू भी आ गया है। लोग उस तरह से देख रहे हैं कि उस चीज़ के मायने नहीं रहे। पहले तो क्रिटिक रिव्यूज़ के, और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब क्रिटिक्स इस तरह हैं, कुछ क्रेडिबल क्रिटिक्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्री का परसेप्शन ऐसा टेंट कर दिया है, क्योंकि ये बातें बाहर आ रही हैं। जब आप कुछ रिव्यूज़ आते हैं, आप उनके नीचे कमेंट्स देख लो। मैं कमेंट्स के बारे में बताऊंगा नहीं, जो टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, यू सी दैट। हाँ, You see that I am not taking the term. एक इंडियन फास्ट फूड है, I know. उसका रेफरेंस दिया जाता है। Okay. उसका रेफरेंस, I know. तो और I think कि वो शायद अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप किसी क्रिटिक को जानते हैं या दूसरे क्रिटिक्स के, उनके नीचे कमेंट्स देख लीजिए क्या लोग बोलते हैं। एग्जैक्टली। बट ये ऐसा माहौल हो चुका है, और दिस इज़ आवर ओन अनडूइंग, और हम कुछ लोग डिल्यूट कर लेते हैं खुद को कि ये चीज़ें परचेज करके खुद डिल्यूट होने लगते हैं कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है।
कोई रियलिटी चेक है नहीं आजकल इंडस्ट्री में, तो हमने दिखाया है अपने शो में। तो रघु खन्ना का कैरेक्टर जो अपने आप को समझता है कि वो लाइफ चेंजर है, ब्लॉकबस्टर है, बॉलीवुड का बादशाह जी। टर्म इस्तेमाल होता है उसके लिए, इस किरदार के लिए किसका रेफरेंस लिया आपने? कौन से प्रोड्यूसर का रेफरेंस लिया? धर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं, करण का रेफरेंस लिया? देखिए मैं खुद नहीं कह रहा हूँ ये, लिया? मगर करण ने खुद अपने एक इंटरव्यू में एक हफ्ते पहले कहा है कि थोड़ा उनसे मिलता जुलता है, कि उनके लाइफ पे कुछ एक्सर्प्ट्स हैं, बट ये आई थिंक एक एमैल्गमेशन है। आप खुद बहुत बड़े स्टार हैं और आपने बड़े बड़े स्टारों के साथ काम भी किया है, जिनके बड़े बड़े मेंशन का इंडिकेशन भी शो टाइम में दिया गया है कि प्रोड्यूसर्स कैसे जाते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे स्टोरी सुनाते हैं। मुझे ये जानना है, ये वैनिटी वैन कल्चर वाला चंक मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने रिहैश किया पूरे सीज़न को, कि स्टार जब वैनिटी वैन में पैक हो जाता है, कभी किया है कि कुछ बदलवाना है, कुछ करना है, या देखा है, सुना है कि प्रोड्यूसर से बदलवाना है, डायरेक्टर को प्रेशर डालना है और वो वैनिटी वैन दरवाज़ा बंद करके बैठ गया, अब निकालने की जद्दोजहद चल रही है? मैंने ऐसे सिचुएशंस देखे, मैंने खुद कभी ऐसा इन्फोर्स नहीं किया। हाँ, मेरे जो डिस्कशंस होते हैं डायरेक्टर्स के साथ वैनिटी वैन्स में, वो प्योरली क्रिएटिव, अगर मुझे लगा कि एक सीन के बारे में कुछ गलत हो रहा है या मेरी कुछ इनपुट्स हैं, तो हम करते हैं। सुबह में हम आके एक रीडिंग करते हैं वैनिटी वैन में। बट ये जो अपनी पावर जो एक एक्सरसाइज करना और यू नो वो जो अरमान करता है हमारे शो में, ऐसे एक्टर्स भी हैं। सुनने में आया है, मैंने फर्स्ट हैंड देखा नहीं है। ऐसे मत बोलिए, फर्स्ट हैंड नहीं देखा है मैंने, बट ऐसा होता है क्योंकि यू नो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक शो बना रहे हैं जो रेलेवेंट होना चाहिए, वो उसकी एक जड़ एक रियलिज्म में होनी चाहिए। भले ही आप उस शो को थोड़ा सा ओवर द टॉप बना दें और फनी और एंटरटेनिंग बना दें, लेकिन उसकी जड़ होनी चाहिए, उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए। ऐसा ऑफ कोर्स होता है, पावर गेम्स खेले जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में, एक्टर्स पावर गेम्स खेलते हैं, कभी कभी ईगोज आ जाते हैं इन द फॉरे। कभी कभी आप जैसे कि कोई और आर्टिस्ट है फिल्म में, आपको ये होता है कि यार ये मुझसे ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा है या इसके पास अच्छी और लाइंस आई हैं, तो डायरेक्टर को बुला के बोलेंगे कि यार मुझे भी लाइन दे दे सीन में। ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये पेपराजी कल्चर पे क्या कहेंगे? मैं बहुत इंसिस्ट करना चाहूँगा, जब फिल्म आ रही होती है आपकी या वेब सीरीज़ आ रही होती है, उसके बाद तो आप ऐसे बिल्कुल गायब, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे आप पेपराजी कल्चर आप भी वो करते हैं। ये क्या है? ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम अभी एक ऐसा हिस्सा हो गया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के पेरिफेरल लाइन में कि ये एक प्रमोशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो चुका है। इट्स बिकम अ बिग चंक ऑफ इट। जो डिजिटल प्रेजेंस होती है, ये आप और सिर्फ रिलीज तक सीमित नहीं है। इसमें आप अगर अपने बिल्डिंग के नीचे दिखना चाहें तो एक रिटेनर दे के आप रोज़ दिख सकते हैं। पैप्स आपको खींच के डाल सकते हैं उनके सोशल मीडिया पे, वो प्रेजेंस दिखा सकते हैं, ताकि जैसे वो है ना एक परसेप्शन होता है जो दिखता है बिकता है। मैं ऐसा थोड़ा डिबेट करता हूँ कि अगर आप इतने रेडली अवेलेबल हो गए तो आपका इनिग्मा एज अ स्टार, आपकी जो ड्रॉ है, आप एक हद तक कीजिए, मगर अगर रोज आप ऐसा कर रहे हैं तो इतनी डाइल्यूट हो जाती है, कोई फर्क नहीं रह गया, तो वो इतनी डाइल्यूट हो जाती है। बट थैंकफुली आई वुड जस्ट से दिस, पेपराची कल्चर यूरोप और अमेरिका जितना अभी इंट्रूसिव नहीं हुआ है हमारे देश में। वो लोग आपके घर के सामने वाले अपार्टमेंट में घुस के जूम लेंस लगा के अभी तक उन्होंने तस्वीरें लेना शुरू नहीं किया है। कुछ केसेस हुए, प्रॉब्ली वन ऑफ। और मैं स्पेसिफिकली कहूँगा, आलिया के लिए एक ऐसा केस हुआ था जिसके लिए आलिया ने स्पेसिफिकली मैं उस बात का खुलासा आज करता हूँ, किसी को पता नहीं था जी। वो मेरे घर से हुआ था, ये लोग जानते नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक इवेंट था मेरी बिल्डिंग पर, टेरेस पर, और वो मेरे घर के सामने रहती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उसके वजह से हुआ था। एंड देयर वाज अ मैल प्रैक्टिस देयर, आई थिंक दैट वाज वेरी रॉन्ग, क्योंकि इवेंट हमारे ये इवेंट को कवर करने के लिए उनको बुलाया गया था। वहाँ पे सामने वाली, मैं कहता हूँ एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए। और आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड ह्यू एंड क्राई जो उन्होंने कहा कि यू नो दिस इज अ इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी।
बहुत इम्पोर्टेंट था, और उसके बाद आई थिंक ऐसा हुआ भी नहीं है। वन ऑफ इंसिडेंसेस हुए हैं। आज 13 साल हो गए हैं 13 साल। 13 साल। अब जब 13 साल के बाद आप अपने चॉइसेस को देखते हैं, अपने काम को देखते हैं, अपनी अपनी प्रेजेंस को देखते हैं, आप कैसे पाते हैं, क्या डिफरेंस पाते हैं? आई थिंक ऐसा लगता है कि वो दौर ही अलग था। जिस किस्म की फिल्में तभी बनती थी, स्पेशली जो कंसोलिडेटेड सिंगल स्क्रीन फिल्में हुआ करती थी वो, राइट। और एक वक्त आया, बहुत सक्सेसफुल थी। मुझे लगा कि एक वक्त आया जहाँ पे मुझे एज एन एक्टर कुछ और तलाशना है अपने करियर में, कुछ अलग किस्म के रोल्स करने हैं। और मैंने एक डिटूर लिया बाय चॉइस, और आई फेल्ट कि ये कब तक मैं करता रहूँगा, क्योंकि ऑडियंस एक हद के बाद जो आपने अपने आप को चेंज करना शुरू किया फ्रॉम शंघाई, आई नो जिसने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखो, कमाल की फिल्म, और उसमें इमरान का काम, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म ऑफ इमरान। थैंक यू। तो कंटिन्यू। सो आई जस्ट फेल्ट दैट मुझे ये डिटूर लेना है ताकि मैं अपने क्राफ्ट को होन कर सकूँ, कुछ नया सीख सकूँ, और मुझे वो मिला है। हमारी इंडस्ट्री बहुत बदल चुकी है सिंस देन। एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री एक ऐसे दौर से गुजर रही है जो एक बहुत ही नहीं, अभी एक बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही है, यही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि थिएट्रिकल बिजनेस वैसा नहीं रहा जो था प्री कोविड से पहले। हम अभी भी उस चीज़ से जूझ रहे हैं, उससे कुछ सेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें रीस्ट्रक्चर करनी होंगी टू रिवाइव द थिएट्रिकल बिजनेस। एग्जैक्टली। तो आई होपफुली, आई मीन इट्स ऑन द पाथ। आई थिंक 1-2 साल में हो जाना चाहिए, बट इट्स कोर्स करेक्ट। ओटीटी की दुनिया आपको कैसी लग रही है? आपके शो में आप जब सुपरस्टार अरमान से मिलने जाते हैं और फिर मोनिका कैरेक्टर आपको सजेस्ट करता है कि उनको ओटीटी की फिल्म, एक छोटी सी ओटीटी की फिल्म ऑफर कर दो, तो मुझे एक वो आता है, और ये आता है, ये सारे स्टार्स में है कि ओटीटी को थोड़ा सा कमतर अभी भी मानते हैं कि यार ओटीटी की चीज़ें ऑफर कर देते हैं। तो कैसे ले रहे हैं आप ओटीटी के? आई थिंक ये परसेप्शन आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। जब मैंने भी शो किया था 2018 में, ये परसेप्शन ऐसा था कि फिल्म एक्टर्स को ओटीटी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वो परसेप्शन बदल रहा है। आई थिंक ये एक बहुत ही स्क्यूड चीज़ है कि टेलीविज़न पे अगर आप दिख गए, आप एक थिएट्रिकल एक्टर हैं, ये मुझे बात कभी समझ में नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बच्चन डिड कौन बनेगा करोड़पति, सलमान हैज़ डन बिग बॉस। तो आप किस हिसाब से ये कह रहे हैं? देखिए, ओटीटी पे अगर आप अच्छे एक्टर नहीं है ना, आपकी पोल खुल जाएगी। That's true. ये एक दूसरी बात है। उनको पता है थिएट्रिकल में बहुत सारी चीज़ें ग्रांट हो सकती हैं, थोड़ी आसानी है थिएट्रिकल में, राइट, लार्जर लाइफ कैरेक्टर्स, एक सेफ जोन होता है। ओटीटी पे अगर थोड़ा भी आप स्लिप हो गए अपने परफॉर्मेंस पर, लोग टूट पड़ेंगे और वो आपकी खामियां नज़र आती हैं। तो ये एक वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ बदल रही है, जहाँ पे लोगों ने कहा था कि थिएट्रिकली करेंगे। बहुत सारे थिएट्रिकल लोग अभी ओटीटी पे आ गए हैं, बिकॉज सबसे कटिंग एज चीज़ें ओटीटी पे ही हो रही हैं आजकल। अब आप साउथ की 2 फिल्में, दोनों बड़ी फिल्में, एक पवन कल्याण जी की फिल्म दे कॉल्ड हिम ओजी, और एक G2 शायद, G2, दोनों बड़ी फिल्में कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस तरह से? आई थिंक आजकल साउथ फिल्मों का ही एक तरह से बोलबाला चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में। जिस तरह फिल्में चल रही हैं, उन्होंने मास सिनेमा को छोड़ा नहीं है, वो मास सिनेमा को समझते हैं, एंड हमें उस चीज़ को हमने भी एक्नॉलेज किया है। इसलिए इतने एक्टर्स अभी, जैसे कहते हैं ना, पैन इंडिया फिल्म, नॉर्थ और साउथ दोनों से मिलजुल के हम लोग काम करके फिल्म बनाते हैं। भले ही समटाइम्स एक्टर्स यहाँ से हों, बॉलीवुड से, और वहाँ के डायरेक्टर्स, कल की एक एग्जाम्पल है। तो देयर समथिंग जो उन्होंने अभी तक पकड़ के रखा है। कोविड के बाद भी, कोविड ने कभी हमारी इंडस्ट्री हिल गई है, उनकी इंडस्ट्री का कुछ नहीं हुआ है। हमें वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। हाँ, वहाँ पे एक स्टार स्टेटस वो है। उस बॉलीवुड में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी लैंग्वेज फिल्म बना रहे हैं तो उसकी भी कुछ हर्डल्स होती हैं। अगर आप कंसोलिडेटेड उस मार्केट के लिए सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज की फिल्म बना रहे हैं, जैसे तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, तमिल हो, तो वो थोड़ा सा इट्स ईजियर टू पिच इट टू दैट ऑडियंस। तो वो है, लेकिन
आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिमेंशन कि आजकल उनकी फिल्में और वो जो जिस तरह पैसा खर्चा करते हैं कहीं वो दिखता है स्क्रीन पे, जैसे विजन, वो हाँ विजन है, कुछ नया करने की चाह है, वो सेफ नहीं खेलते हैं। जैसे ये कल की अगर आप देखें तो फॉर्मेट में नहीं चल रहा है ना, साइफाई है। हमारे साथ सबसे बड़ी शायद यही प्रॉब्लम है कि हम फॉर्मेट में बच जाते हैं। रोमांटिक कॉमेडी चल गई, अब हम वो करेंगे, वो हम ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। Exactly. अभी आप कभी भी एक फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप फिल्म को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वो जो फिल्म उससे पहले चली है वो अपने यूनिकनेस की वजह से चली है। यहाँ पे कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं कि वो फिल्म सक्सेसफुल हुई है, अब उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स थी जो ऑडियंस को पसंद आई है, उसको रिवर्स इंजीनियर करके हम भी एक फिल्म बनाएंगे, वो फिल्म कभी चलेगी नहीं, क्योंकि उस फिल्म में कुछ यूनिक था पहली फिल्म में जो चली थी बॉक्स ऑफिस पर, और ये साउथ इंडस्ट्री समझती है। और ओटीटी मेरे ख्याल से इतना बड़ा हो गया कि हमने वर्ल्ड क्लास सिनेमा, वर्ल्ड क्लास सब हम कंटेंट देख देखना चुके हैं शुरू उस किया पे। है। तो घर से क्यों निकले लोग, अगर उनको थिएटर जाना है वो एवरेज फिल्म देखने के लिए नहीं जाएंगे, एक लोग ऐसी फिल्म होनी टाइगर देखने चाहिए निकले थे जहाँ भाई। पे वो लोग कहेंगे कि यार ये फिल्म तो देखनी चाहिए, इसमें कोई बात है। नहीं तो वो घर पे उनके पास बैठे बैठे, और आपके 8 हफ्ते के बाद तो आपको फिल्म मिल रही है घर पे। Exactly. वो तो एक अभी दूसरा इशू शुरू हो गया, अगर वो नहीं है तो शायद फिल्में चल भी जाती हैं, लेकिन आपके पास 8 हफ्ते में फिल्म आ रही है, तो वो एक दूसरा विंडो जो है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लोग टाइगर देखने निकले थे जी, मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो आपने कि आउट एंड आउट विलन की सारी फिल्मों में आपके ग्रे कैरेक्टर रहा है, जी, जी, लेकिन उसके बाद वो इंटरवल के बाद वो हीरो में कन्वर्ट होता जी। था। आउट एंड आउट विलन वाला कैरेक्टर जब आपने चूज किया टाइगर तो वो क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या प्रेज मिला, मैं ये जानना चाहता हूँ। यू नो आई थिंक फॉर मी इट वाज नॉट एन आउट एंड आउट विलन। मैं जिस तरह देख रहा था, एक एंटी हीरो था जिसका खुद के लाइफ के नैरेटिव का पॉइंट ऑफ व्यू था। Yes. वो टाइगर से इसलिए बदला ले रहा है क्योंकि ही फील्स रॉन्ग्ड कि टाइगर ने उसके साथ उसके पास में कुछ किया था। वो अपने खुद के नैरेटिव का हीरो है। हाँ। और पहले जब मुझे ऑफर किया गया तो मैंने उस एक लफ्ज़ पे कि हम चाहते हैं कि आप इसमें विलन प्ले करें, तो मैंने ऑलमोस्ट ना कर दिया था। अच्छा। बट जब मनीष ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, हाँ। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। मुझे आतिश का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे वो न्यूएंसेस हैं उसमें, और बड़ी तारीफ मिली मुझे उसके लिए फॉर द लुक। वो जो लुक 3 डिस्टिंक्ट लुक्स थे, और कैरेक्टर का भले ही उसके जो डीड्स थे फिल्म में वो इतने ख़राब थे, बट लोगों ने परफॉर्मेंस पसंद की उसमें। शो टाइम में भी एक स्पाई फिल्म के बारे में बात हो रही है, लेडी स्पाई फिल्म के बारे में बात हो रही है, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा। जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म, और रेफरेंस लूंगा मैं, पहली लेडी स्पाई फिल्म अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो गई, आलिया इज पार्ट ऑफ इट। हाउ डू कैसे देख रहे हैं? आई थिंक ये बहुत ही अनयूजुअल कोइंसिडेंस है। हाँ। क्योंकि ये 4 एपिसोड्स आए थे। आई डोंट नो इफ इट केम बिफोर द अनाउंसमेंट या बाद, अनाउंसमेंट के बाद आया था। हाँ। कि ऑब्वियस फिल्म की अनाउंसमेंट ट्रेलर से पहले आया था। बट वो एक चीज़ थी जहाँ पे हमें इंडस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें दिखानी थी, और इसमें हमने स्पाई यूनिवर्स का भी रेफरेंस दिखाया है। और पहली स्पाई फिल्म का जो रेफरेंस है वो मौनी कहती है कि मुझे कास्ट किया गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शो में जो आज जो हो रहा है इंडस्ट्री में, अगर आपको रेलेवेंट बनाना है तो वही चीज़ें दिखानी पड़ेंगी जो आज इंडस्ट्री में हो रही हैं। और मुझे पता नहीं कि करण को शायद पता था और वो वहाँ से शायद रेफरेंस मुझे निकाल के डाला, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक रियलिज्म आए उसमें। इस समय जब आप अपने लिए फिल्में, आप अपने लिए कैरेक्टर चुन रहे हैं, तो वो उसका पैरामीटर क्या है? सारे हीरोज के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो कैरेक्टर रोल्स के लिए नहीं जाते या इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए नहीं जाते। आप वो ब्रेक कर रहे हैं लीड रोल्स से हटकर ऐसे किरदारों के लिए, तो कैसे देख रहे हैं आप अपने प्रोग्रेशन को? आई थिंक सी फर्स्टली मुझे कैरेक्टर पसंद आना चाहिए फिल्म में, और आजकल तो इट्स बिकम इवन मोर डिफिकल्ट जब कोई स्क्रिप्ट आपको सुनाता है। शायद 5 साल पहले अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आपने बोल दिया कि डन, मेरे डेट्स ले लो। लेकिन आजकल ऐसा माहौल हो गया है, इतनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे पिट रही हैं कि आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि यार इसमें क्या नयापन लेके आ सकते हैं, क्या नई बात होगी जो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जनरली फॉर द लार्ज पार्ट ऑफ माई करियर मैंने प्रोटैगनिस्ट हीरो के रोल्स प्ले किए हैं, भले ही वो ग्रे शेड्स के होंगे, बट जो फ्यू फिल्मों में जहाँ पे मैंने शायद एक पैरेलल लीड किया होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैरेक्टर इम्पैक्ट छोड़ जाए। भाई आपने डर्टी पिक्चर की, आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की, तो वही है कि क्या है
जो इमरान हाशमी को ये भी मतलब वो फियरलेस है कि नहीं यार लीड हीरो नहीं करना, ये करना है? नहीं देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप एक टाइगर 3 फिल्म देखें, हाँ तो मेरा पहला इंस्टिंक्ट तो ना था, क्योंकि मैं उसमें हीरो नहीं हूँ। बट फिर आपको उस चीज़ को स्टडी करनी पड़ती है हाँ कि मैं इससे क्या हासिल कर रहा हूँ। टाइगर 3 ब्रांड है, एक ऐसे ऑडियंस तक मैं पहुँच रहा हूँ। कुछ लोग, बहुत सारे लोगों ने वहाँ से सिर्फ शायद सलमान खान की फिल्में देखी हैं, उसके ज़रिए मुझे उन तक पहुँचना है जो मेरे फैंस नहीं हैं। वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, क्योंकि टाइगर का ब्रांड इतना बड़ा है, बहुत बड़ा। फिर वो आपको भले ही आपको लगे कि मैं थोड़ा कॉम्पनसेट कर रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ रादर, बट कैरेक्टर बड़ा अच्छा था, इसलिए वो एक बोनस था मेरे लिए वो करना। तो हर फिल्म में एक अलग इंटेंशन रहता है। हर फिल्म में ये नहीं होता है कि अच्छा मुझे ही प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डर्टी पिक्चर, उसमें सेम प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं एक उसमें प्रोटैगनिस्ट नहीं था। बट फिल्म इतनी खूबसूरत थी, जिस तरह लिखी गई थी, उसमें इतने अच्छे मोमेंट्स थे, मुझे लगा यार अगर मैं नहीं सपोर्ट करूँगा उस फिल्म को तो आई विल रिग्रेट इट रिलीज़ के बाद। तो भले ही ये हीरो का रोल नहीं है, भले ही प्रोटैगनिस्ट का रोल नहीं है, बट मुझे कहानी के लिए करना है, इस फिल्म की कहानी के लिए करना है। मैं अपनी टीम से बात कर रहा था कि मुझे इमरान से क्या पूछना चाहिए, और सोशल मीडिया पे तो उन्होंने सबसे पहला सवाल वही 20 साल के बाद आपकी मल्लिका से मुलाकात हुई वो बताया। लेकिन मेरा सवाल उससे आगे का है। आपने बोला कि आप तब कम उम्र के थे, बेवकूफ़ियाँ भी होती हैं। मैं ये कहता हूँ कि अब के इमरान को, तब के इमरान को, 20 साल पहले के, कोई सलाह देनी होगी तो क्या देगा? मैं यही कहूँगा कि जो तुमने किया है, जिस राह पे चले थे तुम, जो डिसीजंस लिए थे तुमने, जो बेवकूफ़ियाँ की थी तुमने, सब सही था, क्योंकि वो सब वक्त की बात है। उस वक्त आप इमेच्योरिटी में, अगर आप उस दौर से नहीं गुजरेंगे, अगर वो गलतियाँ नहीं करेंगे, तो आप सुधारेंगे कैसे? आप ये नहीं बनेंगे। ये तो बहुत फिर एक बहुत ही बोरिंग ट्रेजेक्टरी हो जाती है। एवोल्यूशन क्या होता है कि हर साल आप में कुछ तब्दीली, कुछ चेंज आए और आप कुछ सीखें उससे पहले क्या किया था आपने। तो वो इज़ अ फंक्शन ऑफ ग्रोइंग अप। मैं कभी कोई एडवाइस नहीं देता मुझे कि अच्छा ऐसा मत करना। जो जिस चीज़ को देखकर मुझे लगता है कि यार मैंने ऐसा कैसे किया था, वो ज़रूरी था, वो उस वक्त के लिए ज़रूरी था। ये शो टाइम में या शो बिजनेस में रहने के लिए और अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए, कि अक्सर ऐसा नहीं होता हमेशा कि आप काम ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका एक प्राइवेट स्पेस भी है जी। तो फिर वो क्या करना होता है इमरान? आई थिंक वो बहुत ही बोरिंग चीज़ होती है स्क्रीन के लिए। हाँ। अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एक आपको री-स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। वो एक तरह से एक मेंटल गेम है। रेलेवेंस का होना इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल बात है, और उस पर काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरी मशीनरी लगती है और आपका एक होती स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि हर 7-8 साल के बाद ऑडियंस चेंज होती है, एक नई ऑडियंस आती है। तो उस ऑडियंस को केटर करने के लिए आपको भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर आप अपने पुराने ख्यालात के साथ उसी तरह पे चलते रहें तो आप बहुत जल्द ऑब्सलीट हो जाएंगे। तो रीइन्वेंट करना बहुत ज़रूरी है। रीइन्वेंट, और वो बहुत ही टेस्टिंग फेज होता है। कभी कभी आपको ऐसी ऑफर्स आते हैं जो आपको नहीं करने हैं। फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है, भले ही मैं घर पे बैठूं, मगर मुझे ऐसा काम नहीं करना है। बहुत सारे एक्टर्स ने ऐसा किया है। इट्स नॉट फन, बट अल्टीमेटली ये बेटर है, इससे बेटर जहां आप कोई ऐसी फिल्म कर दें, क्योंकि बस आपको काम करना है। एक एवरेज मीडियोकर स्क्रिप्ट आपने सुन ली, बस घर चलाना है, उसके लिए पैसे बटोरने हैं, उससे ज़्यादा नुकसान होगा। इससे अच्छा आप अपना क्वालिटी चेक रखिए। अब अयान टीनेज हो गया, कैसे मैनेज कर रहे हैं? अपने टीनेज में तो आप कुछ और ही रंगत लिए हुए थे। ठीक, आई थिंक अब तो अभी क्योंकि वो 14 इयर्स का हो गया है, 14 साल का हो गया है, अब तो वो होता है टीनेजर रिबेलियन जो होता है, कि वो अभी वो बच्चा नहीं रहा। आपसे कम, आपसे ज़्यादा शरारती है। हमने एक इंडिपेंडेंस उसमें इनकलकेट करने की कोशिश की है, जो बहुत टफ है, क्योंकि जैसे अभी हमने एक डिसीजन लिया है, उसको हमने एक कैंप पे भेज दिया है जहाँ पे खुद
प्लेन पे गया है वहाँ पे, और वहाँ पे 20 दिन का कैंप करके आएगा। जैसे कह सकते हैं एक बोर्डिंग स्कूल था उसके समर वेकेशंस के लिए। तो बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए फैमिली। आई थिंक यही है जहाँ पे आप सब कुछ वो दें अपने बच्चे को, ताकि वो जब 18 साल का हो जाए वो इक्विप्ड हैं टू डील विद द रियल वर्ल्ड। स्टारडम की दुनिया से कवर करने के लिए कुछ करते हैं, कुछ स्पेशल? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल नहीं करता हूँ मैं खुद। 24/7 वो चीज़ नहीं चाहता हूँ, वैलिडेशन नहीं चाहता हूँ। कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जहाँ पे नहीं, क्योंकि ये जो पेपराजी की दुनिया है ये बहुत अलग है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को तो खुद को दिखाना है रोज़, फिर उनकी फैमिली भी दिखती है रोज़, बिल्कुल दिखती और है। उनकी चॉइस नहीं रहती है। अगर आपकी वाइफ एक्ट्रेस नहीं है, ऑब्वियसली आपका 4 साल का बेटा, 5 साल का बेटा वो चॉइस नहीं ले सकता, राइट? लेकिन आपकी वजह से वो क्लिक हो रहा है। और वन ऑफ सिचुएशन ठीक है, लेकिन आप रोज़ ऐसा हो रहा है तो उसका मेंटल स्टेट क्या होगा बच्चे का? उसको वो एक रियलिटी चेक नहीं होगा लाइफ का। तो ऐसा भी होता है, बट कुछ एक्टर्स को ये एक तरह से मुझे लगता है कि ये प्रिवेसी जो है कहीं मतलब वो बचपन को हैम्पर करती है। या बट आई थिंक वो खुद चॉइसेस ले रहे हैं फैमिली के लिए, और उनको लगता है कि यार ये सही है अपनी जगह। चलते चलते एक सवाल की ये बताइए, ये प्रोड्यूसर्स के नज़रिए से, क्योंकि जब आप वो कैरेक्टर निभा रहे हैं, मास फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये आती कहाँ से है मास फिल्म? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये मैं भी क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं, जब कहते हैं हम मास फिल्म बना रहे हैं, वो ना क्लास रहती है ना उसमें क्लास रहता है, वो मास भी नहीं रहती है। तो मास का एक परसेप्शन है कि एक यूनिवर्सल फिल्म होनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसमें जो तड़का डाला जाता है, अगर आप एक रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं तो कुछ फॉर्मूलिक चीज़ होनी चाहिए। अगर एक्शन फिल्म हुई तो उसमें 4 या 5 लैविश एक्शन सीक्वेंसेस होनी चाहिए, हीरो विलन की कहानी होनी चाहिए। वो एक यूनिवर्सल कहानी होती है। वो एक पैरेलल सिनेमा एक अलग चीज़ है, आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म में एक्सपेरिमेंटल होती है। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। यहाँ इंडस्ट्री देखती है, अच्छा सबसे ज़्यादा कंजम्पशन किन फिल्मों का हुआ था, उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स थी, अच्छा उनको बटोर के इसमें डालो, थोड़ा सा कुछ नयापन लेके आओ कहानी में, वो एक मास फिल्म बनती है। बट वही मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि ऑडियंस को हमेशा कुछ नया देखना है। मुझे लगता है और मास के नाम पे आप गलती करते हो, क्योंकि आप वही देते हो जो वो देख चुके हैं, फिर आप मुंह के बल गिरते हैं। मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें डालने के बाद, सारे मसाले डालने के बाद आप उसको पकाते कैसे हैं? एग्जैक्टली जैसे भट्ट साहब कहते थे, एक बार बिरयानी बन गई तो बन गई। उसके बाद आप उस पर मसाला डालो, या जो भी दूसरा तड़का डालो, उसका जो पहला स्वाद था उसी से ही बिरयानी बनती है। उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हो, बुरी बिरयानी तो बुरी बिरयानी रहेगी, तो कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में। तो वो इसेंशली राइटिंग से आती है बात, फिल्म किस तरह बनती है, फिर उसके बाद आप वो उस पर तड़का नहीं डाल सकते हैं। वो ऑडियंस से वो कनेक्ट करेगी नहीं उस फिल्म से। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक दौर में अपने दोस्त के रूम में होटल के लॉबी से की लेकर उसका दरवाज़ा खुलवाकर उसके बॉक्स से सीरियल किसर की टी शर्ट निकाल के पहनने वाले इमरान हाशमी, अब इतने सालों के बाद, प्रोग्रेशन के बाद, एक रिफाइंड तरीके से आए हैं और शोबिस की कहानी शो टाइम के ज़रिए लेके आ रहे हैं। सेकंड सीजन आ रहा है 12 जुलाई को, मिस मत करना, कमाल का है। थैंक यू। वंस अपॉन अ टाइम मुंबई के फुटपाथ पर एक लड़का था। आवारापन उसके मिजाज का हिस्सा था। फिल्मों की जन्नत तक पहुंचने के लिए इस कलयुग में उसने गैंगस्टर्स का साथ लिया, कई राज अपने सीने में छिपाए। एक वक्त आया जब फैंस की कतार उसके साथ सेल्फी लेने के लिए तैयार होने लगी। 21 साल बाद भी आज फिल्म इंडस्ट्री उसको कहती है तुम सा नहीं देखा। इमरान, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर दैट। शो वर्ड जो आपकी ये दुनिया जो है ये नई नहीं है, लेकिन इसकी तस्वीर अब आप जब शो टाइम में दिखा रहे हैं जी,